ओके गाइज, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। पावर प्लांट आपका कंप्लीट हो चुका है, लोड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर वगैरह सबके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ध्यान से समझना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, क्यों इनको यूज में लिया जाता है और क्या हमारे सिस्टम का फिनोमिना होता है, सही बात है नहीं है। तो भाई देखो, जैसे हमारा इंसुलेटर हम लोगों ने पढ़ा था, इंसुलेटर आपको पता है क्या करता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना और आपका जो पोल होता है, उन दोनों के बीच में वो क्या करता था, एक इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करता था। मतलब एक तरीके से वो आपके सिस्टम को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, सही बात है नहीं है। इसी तरीके से अगर तुम बात करो तो आपका फ्यूज होता है, ठीक है, जो ज्यादा करंट आने पे पिघल जाता है, आपका सर्किट ब्रेकर होता है, रिले होते हैं, सही बात है नहीं है। तो ये सारे के सारे सिस्टम ऐसे होते हैं कि जब आपके सिस्टम में कोई परेशानी आती है, कोई फॉल्ट आता है, जैसा कि आप लोगों का अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, आप लोगों के सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, क्लियर है। कोई ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई, सही बात है नहीं है। तो कुछ भी अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आ जाए, ओवर वोल्टेज हो जाए, लोड बढ़ जाए, सही बात है नहीं है, तो उन सबके केस में क्या होता है कि अगर ऐसा होने से आपके जो इक्विपमेंट होते हैं ना, कि जैसे आपका जनरेटर हुआ, ट्रांसमिशन लाइन हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, सही बात है नहीं है, तो इन इक्विपमेंट्स के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, सही बात है नहीं है। अब देखो यार, इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, सही बात है नहीं है, तो किसी फ्लक्चुएशन या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाना है, सही बात है नहीं है। तो उनके डैमेज होने से बचने के लिए जिन इक्विपमेंट्स का यूज में लिया जाता है उनको बोला जाता है बेटा स्विच गियर। क्या बोलते हैं उनको? स्विच गियर, क्लियर है। तो अगर डेफिनेशन दोगे तो क्या बोल सकते हो, डेफिनेशन अगर इनकी दोगे तो क्या बोल सकते हो, द एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स दैट यूज्ड, द एलिमेंट्स दैट यूज्ड फॉर रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम, ओके, आपका जो सिस्टम है, ऑफ द सिस्टम और इक्विपमेंट्स, ओके, इक्विपमेंट्स में आपके कौन आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, क्लियर है नहीं है। तो इनके रेगुलेशन और प्रोटेक्शन में जो यूज में होते हैं इज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, तो बेटा इनको कहा जाता है आपका क्या, स्विच गियर। क्या कहा जाता है इनको? स्विच गियर कहा जाता है, सही बात है नहीं है। तो कौन से होते हैं? द एलिमेंट दैट यूज्ड फॉर रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम और इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड स्विच गियर, स्विच गियर कहा जाता है, ओके। कौन कौन से होते हैं ये, तो एग्जांपल मतलब कौन कौन से होते हैं, क्लियर है। तो एक तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्यूज, क्लियर है नहीं है, फ्यूज होते हैं आपके, ओके। उसके अलावा और क्या होता है, रिले होते हैं आपके, ठीक है। और क्या होते हैं आपका, इसमें क्या आता है, सर्किट ब्रेकर आता है आपका, सही बात है नहीं है। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा आता है इंसुलेटर आता है आपका, ये पढ़ चुके हैं हम पहले, क्लियर है। इंसुलेटर आता है आपका, ओके। और क्या आते हैं भाई, अरे तो इसके अलावा आइसोलेटर भी आते हैं, सही है। इंसुलेटर आते हैं, आइसोलेटर आते हैं, और क्या आते हैं इसमें आपके लोड इंटरप्टर भी आते हैं, ठीक है। इसमें आपके लोड इंटरप्टर भी आते हैं, ओके। सेटिंग वेटिंग फिनोमेना वो सब आपके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हम पढ़ चुके हैं, इंसुलेटर मैं पहले पढ़वा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। ये आइसोलेटर और ये जो लोड इंटरप्टर है, ये छोटे छोटे पोर्शन है, ठीक है। सिर्फ इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो मैं बता दूंगा बीच में, ठीक है। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो आ जाते हैं इसमें 3 टॉपिक है, फ्यूज, रिले और सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों के तीनों, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका फ्यूज क्या होता है, रिले कौन कौन से होते हैं, और सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है, और किस तरीके से वो आपके सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है।
तो समझ में तो आ गया ना कि इनका यूज किस लिए लेंगे। तो यूज लेने का रीजन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या रीजन है कि ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हो, रेगुलेशन और क्या करते हो, प्रोटेक्शन करते हो। किसको? सिस्टम को, आपके पूरे के पूरे पावर सिस्टम को और आपके पर्टिकुलर किसको, इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? स्विच गियर बोला जाता है। स्विच गियर में कौन कौन आ जाते हैं? तो स्विच गियर में बेटा ये सारे आपके आते हैं, दैट इज योर फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, आइसोलेटर और आपका लोड इंटरप्टर। क्लियर है नहीं है? ओके। अब उसके अलावा और क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, जो स्विच गियर्स होते हैं इनकी कुछ एक आध प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? ये ओवरऑल प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, जो सबके ऊपर लागू होती है। ठीक है, बाकी हर एक की प्रॉपर्टी अपन इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे बाद में आगे जाके। जब फ्यूज पढ़ेंगे तो फ्यूज की प्रॉपर्टी देखेंगे, रिले पढ़ेंगे तो रिले की प्रॉपर्टी, सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी। क्लियर है नहीं है? तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मतलब एक स्विच गियर जो होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब वो क्या क्या काम कर सके, क्या फिनोमिना होना चाहिए उसका। सही बात है नहीं है? ओके, तो ध्यान से सुनना। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है स्विच गियर की, वो होती है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर है? अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। देखो, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दो चीजों को अलग अलग करना। सही बात है नहीं है? जैसे अब ध्यान से सुनो भाई, ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है आपका जनरेटर। ओके, अब क्या हुआ, सपोज दैट ऐसा हुआ कि लोड में एकदम से कुछ फ्लक्चुएशन हुआ या कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई। उस सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ, यहां पे जो इस ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली जो करंट है ना, उस करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो गई फॉर ए स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, और एक क्या हुआ, एक ये हुआ कि यहां पे ये आपका जो सिस्टम है इसमें ट्रांसमिशन लाइन टूटी और टूट के कहां गिर गई, जमीन पे गिर गई। सही बात है नहीं है? अब अगर आप इस सिस्टम को देखो और इस सिस्टम को देखो, तो इस सिस्टम में आपकी ट्रांसमिशन लाइन जमीन पे गिरी है, मतलब सिस्टम में क्या है आपका, फॉल्ट आया है। सही बात है नहीं है? फॉल्ट पढ़ा था हम लोगों ने, क्या आया है यहाँ पे, फॉल्ट आया है। तो आपको पता है करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। सही बात है नहीं है? लेकिन ये करंट की वैल्यू आपकी तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक आप सिस्टम में से फॉल्ट को क्या नहीं कर दो, क्लियर नहीं कर दो। सही बात है नहीं है? अगर आप इस फॉल्टी पार्ट को यहां से रिमूव नहीं करोगे तो एक हाईली अमाउंट ऑफ करंट का क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा और सिस्टम क्या होगा आपका, डैमेज हो जाएगा। भाई ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ज्यादा करंट जाएगा तो ये हीट को प्रोड्यूस करेगा ना, I²RT। अरे करेगा कि नहीं करेगा? अगर बेटा ये हीट को प्रोड्यूस करेगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ना जला देगा। सही बात है नहीं है? लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि सिस्टम में कुछ छोटा मोटा फ्लक्चुएशन, फॉल्ट नहीं आया, छोटे मोटे फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हुआ, एकदम से करंट बढ़ी। अब फ्लक्चुएशन था तो फ्लक्चुएशन क्या होता है, वेव की तरह होता है, आया और चला गया। सही बात है नहीं है? तो फ्लक्चुएशन आया और चला गया, तो करंट एकदम से बढ़ी और वापस से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सही बात है नहीं है? तो ऐसा फिनोमिना है। क्या ये लंबे टाइम के लिए रहेगा क्या? नहीं, हल्के से टाइम के लिए आया। ये लंबे टाइम के लिए क्या? हाँ बिल्कुल है, जब तक फॉल्ट क्रिएट नहीं होगा करंट मैक्सिमम जाती रहेगी। सही बात है नहीं है? अब देखो भाई, आप लोगों ने क्या कर रखा है, मान लो एक रिले लगा रखा है, वो रिले क्या करेगा, वो रिले देखेगा कि सिस्टम के सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है या नहीं करना है। तो वो किसको देखेगा, फ्लो होने वाली करंट को देखेगा कि नहीं देखेगा? सही है। अब उसे दिख रही है दो करंट, आप लोगों ने रिले से बोला कि भाई अगर इस करंट से ज्यादा करंट आ जाए ना तो तू क्या करना, सिस्टम को, सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देना। सही बात है नहीं है? अब रिले ने देखा, अब रिले को दोनों चीजें दिखी है, देखो जरा ध्यान से, रिले को दोनों चीजें दिखी है, रिले को ये करंट भी दिखी है और ये करंट भी दिखी है। सही बात है नहीं है? अगर रिले में ये कैपेबिलिटी है कि वो इस करंट को और इस करंट में डिफरेंस को पहचान सके कि हाँ भाई ये तो फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है और ये किसकी वजह से आ रहा है, फॉल्ट करंट की वजह से आ रहा है। अगर वो इन दोनों करंट में क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके, पहचान सके कि ये फॉल्ट करंट नहीं है और ये फॉल्ट करंट आपकी है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर तो वो ऑपरेट करेगा और इसके ऊपर वो ऑपरेट नहीं करेगा। सही बात
बात है कि नहीं है? क्लियर है? तो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? आपके सर्किट ब्रेकर को दोनों करंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है? मोस्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करते हुए जानना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन करना जानना चाहिए। सही बात है नहीं है? किसके बीच में? फॉल्ट करंट के बीच में और फ्लक्चुएशन करंट के बीच में। सही बात है नहीं है कि आपके सिस्टम में फॉल्ट करंट आ रहा है, ओके, फॉल्ट करंट है या नहीं है, तो किस किस के बीच में करेगा बेटा? फॉल्ट करंट के बीच में करेगा और किसके बीच में करेगा? फ्लक्चुएशन के बीच में करेगा। सही बात है नहीं है? दूसरी चीज क्या होती है, जरा ध्यान से देखो भाई। जैसे ओके, ये मैं इसको हटा देता हूं, ओके, वापस इधर देखना बेटा। सपोज दैट ये एक जनरेटर है, बिल्कुल जनरेटर है भाई। अब ये कनेक्टेड है एक बस बार से, बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या एक जनरेटर के ऊपर एक ही शहर कनेक्टेड होता है क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। सही बात है नहीं है? जैसे इस जनरेटर से इधर जाके चंडीगढ़ कनेक्टेड है आपका, सही बात है, और इधर जाके मान लो आपका पंजाब कनेक्टेड है। सही बात है? अब मान लो किसी वजह से, किसी हवा मान लो कुछ चली और उसकी वजह से क्या हुआ, इस चंडीगढ़ की ट्रांसमिशन लाइन पे यहां पे क्या आ गया? आपका फॉल्ट आ गया। सही बात है कि नहीं है? अब यहां पे कौन बैठा हुआ है बेटा? यहां पे आपके रिले और सर्किट ब्रेकर है। सही बात है नहीं है? रिले देखेगा तो रिले को पता लगेगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन पे क्या आ गया है? फॉल्ट आ गया है। क्या इस ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट आया है क्या? नहीं आया है। सही बात है नहीं है? तो रिले की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इस ट्रांसमिशन लाइन का कनेक्शन जनरेटर से हटा दे, जबकि इस ट्रांसमिशन लाइन का कनेक्शन जनरेटर से वैसा ही बना रहे जैसा पहले बना हुआ है। सही बात है नहीं है? तो ऐसा ना करे कि वो दोनों के दोनों सिस्टम को हटा दे कि भाई फॉल्ट आ गया है। सही बात है नहीं है? मतलब वो क्या कर सके? मतलब वो फॉल्टी पार्ट में और हेल्थी पार्ट में दोनों में क्या कर सके? डिस्क्रिमिनेशन कर सके। वो पहचान सके कि फॉल्टी पार्ट कौन सा है और हेल्थी पार्ट कौन सा है, किसको हटाना है और किसको रखना है। क्लियर है? तो एक तो वो डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों में कर सके और दूसरा किस में कर सके? वो तो दूसरा कर सके बेटा वो आपके हेल्थी पार्ट में, ओके, और किस में? आपके फॉल्टी पार्ट में। क्लियर है या नहीं है? तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। तो उसमें किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन करने की उसमें क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है? ओके। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, सही बात है नहीं है? अब देखो पूरा का पूरा जो स्विच होना चाहिए वो स्विच कैसा होना चाहिए? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए? तो बेटा एक टर्म है, याद रखना, रिलायबिलिटी। क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी। भाई रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट मैंने बोला कि मेरे पास सपोज दैट ये कोई अलार्म क्लॉक है। क्या है ये? अलार्म क्लॉक है। मैं शाम को सोया, क्लियर है, मैंने सपोज दैट इसमें अलार्म भर दिया सुबह के 5 बजे का। कितने बजेगा? 5 बजेगा। क्लियर है? क्या होगा? यहां से हावर वाली सुई जो होगी घूमती 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 आएगी। जब 5 के पास में जैसे ही आएगी ये अलार्म क्लॉक क्या होगी? बजना शुरू हो जाएगी। सही बात है नहीं है? ये क्यों बजी है? क्योंकि भाई आप लोगों ने इसमें पहले से सेट कर दिया था कि जब तू 5 पे पहुंच जाएगी तो तेरा काम क्या है? बजने का काम है तेरा, नॉइस क्रिएट करेगी तू। सही बात है नहीं है? तो ये अलार्म क्लॉक तब बजी जब आपने पहले से 5 पे अलार्म सेट किया था। सही बात है नहीं है? तो मतलब आपका सिस्टम उस पॉइंट पे जाके वर्क करे जिस पॉइंट पे आप चाहते हो। सही बात है नहीं है? तो वो बिहेवियर आपका कहलाता है रिलायबिलिटी। क्या कहलाता है आपका? रिलायबिलिटी। सही बात है नहीं है? इसको क्या बोल सकते हो? तो इसको ये बोल सकते हो कि जब आपका इक्विपमेंट्स आपकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू का मतलब क्या है? कि आपने फिक्स कर रखा है कि जब वैल्यू इतनी हो जाए तो तुम्हें ऑपरेट होना है, अगर वैल्यू इतनी ना हो तो तुम्हें ऑपरेट नहीं होना है। सही बात है नहीं है? ओके। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि व्हेन सिस्टम, या सिस्टम छोड़ो, when okay switch gear, when switch gear is operated at the pre predetermined value,
जो पहले से आप लोगों ने डिटरमाइन कर रखी है, पहले से आप लोगों ने वैल्यू फिक्स कर रखी है कि भाई इस वैल्यू पे तुम्हें काम करना है, अगर वो उसी वैल्यू पे काम करे तो उसको बोला जाता है सिस्टम की रिलायबिलिटी। जैसे एक रिले को बता रखा है कि तेरे पास इतनी करंट है, अगर सिस्टम में आने वाली करंट अगर इससे नीचे हो तो तू ऑपरेट मत करना, जैसे ही करंट इससे ऊपर जाए तो क्या करना, ऑपरेट करना शुरू कर देना। क्लियर है नहीं है? तो जो वैल्यू आप पहले से प्रीफिक्स वैल्यू करते हो, जो पहले से फिक्स कर लेते हो, उसको बोला जाता है सिस्टम की रिलायबिलिटी होना। क्लियर है नहीं है? ओके, अगला क्या होना चाहिए? तो बेटा अगला होना चाहिए तीसरी कंडीशन कि आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो आपका क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। क्लियर है नहीं है? तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, या आप बोल सकते हो कैसा होना चाहिए? क्विक। क्विक का क्या मतलब है? अरे भाई एक बात बताओ, सिस्टम में आ गया फॉल्ट, अब फॉल्ट करंट मान लो सिस्टम में फ्लो हो रही है, अब रिले को पता लग गया, रिले ने डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टी है, उसने देख लिया, उसको पता लग गया कि हाँ भाई ये जो करंट है वो किसकी वजह से है? फॉल्ट की वजह से है। सही है? अब उसे पता लग चुका है फॉल्ट है, तो जैसे ही उसे पता लगे फॉल्ट, आपको पता है फॉल्ट क्या करेगा? सिस्टम को डैमेज कर सकता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। सही बात है नहीं है? तो आप क्या चाहते हो? भाई मैं ये चाहता हूं कि वो फॉल्ट जितना जल्दी रिमूव हो सके उतना जल्दी मैं रिमूव करना चाहूंगा। सही बात है नहीं है? तो मतलब ऑपरेशन जो होना चाहिए वो ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? क्विक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्विक होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए कि जैसे ही सिस्टम को पता लगा, जैसे ही स्विच गियर के इक्विपमेंट रिले या किसी को भी पता लगा कि सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है, वो तुरंत ऑपरेट करे और वो रिले सर्किट ब्रेकर को क्या कर दे? ओपन कर दे, ताकि आपका सिस्टम जो हो वो आपके क्या हो जाए? रिमूव हो जाए और वो हेल्थी बना रहे। सही बात है नहीं है? तो ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? क्विक होना चाहिए। सही बात है नहीं है? ओके, और मोस्ट और आपकी चौथी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? अरे इकोनॉमिकल होना चाहिए। सही बात है नहीं है? तो इकोनॉमिकल का तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग बैठे इंजीनियर, सही बात है नहीं है? हम क्या चाहेंगे? चीज कोई भी हो भाई, है मेहनत कितनी भी करवा लो, लेकिन चाहिए हमें सस्ती। सही बात है नहीं है? भारतीय हैं हम लोग। ओके, तो हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकल है, सस्ती चीजें खरीदते हैं कि सस्ते में अच्छा काम हो जाए। सही है? तो इकोनॉमिकल हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो ये कुछ एक आध प्रॉपर्टी है बेटा स्विच गियर की, ठीक है, जो जनरली सब में होनी चाहिए। ओके, तो स्विच गियर क्या होता है? द एलिमेंट दैट यूज फॉर रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस सिस्टम। जैसे आपके इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर वगैरह पे, दैट इज कॉल्ड योर स्विच गियर। क्लियर है? क्या क्या होते हैं? फ्यूज आता है इसमें, रिले होता है, सर्किट ब्रेकर, इंसुलेटर, इंसुलेटर पढ़ चुके हैं हम पहले, आइसोलेटर और लोड इंटरप्टर। ठीक है? ओके, कुछ एक प्रॉपर्टी है इसकी, क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। सही बात है नहीं है? किस किस में डिस्क्रिमिनेशन कर सके? तो पहला फ्लक्चुएशन की वजह से करंट में और फॉल्ट करंट में डिस्क्रिमिनेशन कर सके। क्लियर है? दूसरा बिहेवियर हेल्थी पार्ट और फॉल्टी पार्ट का था, इस तरीके का। क्लियर हो गया? ओके, रिलायबिलिटी क्या होती है? तो स्विच गियर जब ऑपरेट करे तो वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू उसका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए कि भाई सपोज दैट रिले में जाने वाली करंट अगर इससे कम जा रही है तो ऑपरेट नहीं करेगा, अगर ज्यादा जा रही है तो ऑपरेट करेगा। क्लियर है? ये भी क्लियर था। फास्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? क्विक होना चाहिए। और लास्ट वाला तो क्लियर ही है कि दैट इज योर इकोनॉमिकल। हर इंजीनियर की ख्वाहिश है, सही बात है, कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। ओके, तो देखो अब पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, हम एक एक को पढ़ेंगे। तो आप लोगों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूज, रिले और सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, आइसोलेटर और लोड इंटरप्टर। तो मैं इनके बारे में भी बताऊंगा आपको, एडिशनल है आप लोगों के लिए, ठीक है, पर समझना। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम फ्यूज को। ओके, तो देखना एक मिनट, जो मैं पढ़ाते जाऊं बस उसको समझ लेना और उसके नोट्स बना लेना। ओके, दैट इज मोर सफिशिएंट। कोई बुक या एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, हाँ, तो सबसे पहले फ्यूज के बारे में बात करेंगे हम। ओके, सब लोग शांति से सुन लो, थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ। देखो फ्यूज क्या होता है। तो ये जनरली कहाँ देखा होगा आप लोगों ने? फ्यूज आप लोगों ने आपके घरों में भी देखा होगा, ठीक है, आपके घर में भी लगा होता है। सही बात है नहीं है? लो वोल्टेज भी होता है, आपके घर में भी लगा होता है। ठीक है, कैसा होता है फ्यूज का फिनोमेना? जरा ध्यान से समझ लो कैसा होता है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, वेरी इजी फॉर्म में। कैसा होता है सुनना भाई, ये है आपका वायर, जिस वायर पे आपका लोड लगा हुआ है, मतलब लोड लगा हुआ है मतलब आपके घर में जो वायर आ रहा है यार लाइट का, सही है, तो ये आपकी है, एक तरीके से समझ लो ये आपका वायर है, लाइन है आपकी, ये क्या है? ये आपकी लाइन है। इस तरीके से इस लाइन में क्या करते हैं बेटा, यहां पे कनेक्ट करते हैं किसको? फ्यूज को।
इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा होता है, फ्यूज लगा होता है। अगर आपने देखा हो तो ये एक मोटा सा वायर होता है, सही बात है नहीं है, इतना छोटा सा मोटा सा वायर होता है और ये क्या होता है आपका फ्यूज होता है बेटा, ठीक है। समझना, मैं बताऊंगा ये मोटा क्यों होता है, इसकी लंबाई कैसे डिसाइड होती है, सही बात है नहीं है। तो फ्यूज जो होता है ये आपका जनरली लाइन का जो वायर होता है उससे कैसा होता है, मोटा होता है। क्लियर है, आप लोगों को लग रहा है पतला होता है, नहीं, फ्यूज क्या होता है, मोटा होता है। मोटा क्यों होता है मैं बताऊंगा, क्लियर है नहीं है, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है, क्लियर है। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूं, फ्यूज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना और मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको किस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी भाई फ्यूज क्या होता है, ठीक है। तो इधर से मैं लिख देता हूं, यहां तक तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ओके ओके, तो पहला जो एलिमेंट है वो है कि फ्यूज इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर। ओके, क्या होता है, ये एक छोटा सा टुकड़ा होता है वायर का, सही बात है नहीं है। कहां कनेक्टेड होता है ये, तो दूसरी बात है ये कहां कनेक्टेड होता है, तो इट्स कनेक्टेड ओके इन द सीरीज, किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, सीरीज ऑफ द लाइन, बेटा ये सीरीज में लगा होता है लाइन के, सही बात है नहीं है। ओके, वेरी गुड। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है इसका, तो भाई इसका जो बिहेवियर होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कि ये किस बिहेवियर के ऊपर वर्क करता है, सही बात है नहीं है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा इसकी इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, क्यों बोलते हैं, क्या बिहेवियर होता है, क्लियर है। तो मैं समझाऊंगा ओवरऑल, डोंट वरी, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, तो कैसी होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है ओके, प्रॉपर्टी होती है। सेकंड चीज कहां पे यूज में लिया जाता है, भाई हमारे घरों में यूज में होता है ये लो वोल्टेज के ऊपर। किसके ऊपर यूज में लिया जाता है, लो वोल्टेज। तो अधिकतर ये आपका लो वोल्टेज पे यूज होता है, ठीक है। ओके, और क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे घरों में, इसको कहां पे लगाते हैं, तो पहली चीज तो ये आपके सीरीज में लगा हुआ होता है। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा, आप घरों में बिजली लेते हो, डायरेक्ट जाता है आपका मीटर में, मीटर के जस्ट पीछे लगा हुआ होता है ये, ठीक है। तो अगर आप लोगों से, मान लो ऐसी चीजें पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना कि ये कहां कनेक्टेड होता है घर में, आफ्टर द मीटर, ठीक है, आफ्टर द एनर्जी मीटर। ओके, तो ये आपके एनर्जी मीटर के जस्ट बाद में कनेक्टेड होता है, क्लियर है नहीं है। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें आप लोगों को क्या होना चाहिए, एक फ्यूज के बारे में पता होना चाहिए, सही बात है नहीं है। ओके, क्या मेल्टिंग पॉइंट, वो आएगा अभी, धीरे धीरे रुक जाओ। ओके, तो ये आपके फ्यूज का बिहेवियर होना चाहिए, सही बात है नहीं है। ओके, अब भाई जरा ध्यान से सुनना, जब मैं एक फ्यूज वायर को बनाता हूं, ठीक है, तसल्ली रखो, एक एक चीज धीरे धीरे आएगी, ठीक है। तो एक्सप्लेन करके क्या है, बड़े रोल में आएगी, ऐसे एक दूसरे को मिक्स करते जाओगे ना, पहले ही सारी दिमाग लगाओगे हैं, तो चीजें जो है ना वो जल्दी से खत्म हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी जगह क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाओ, हैं, सब चीजें ब्रॉडली तरीके से आएगी। ओके, देखो भाई, तो डिजाइन ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है, डिजाइन ऑफ दी फ्यूज वायर। ओके, हाँ, तो जिन बच्चों के अभी डाउट आ रहा था कि इसको मोटा बनाते हैं, पतला बनाते हैं, कितना लंबा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, तो वो कहानी अब मैं आप लोगों को यहां बताने वाला हूं, क्लियर है। ओके, तो जब एक फ्यूज वायर को बनाया जाता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर है, ध्यान से सुनो। तो एक्चुअली फ्यूज वायर का फिनोमेना क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये आपका लाइन कनेक्टेड है, यहां पे आपकी लाइट आ रही है इधर से, और यहां पे आपका आगे क्या कनेक्टेड है, पूरा का पूरा घर कनेक्टेड है, सही है। इसमें यहां से क्या फ्लो हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है, आई, वो करंट इस वायर में होते हुए जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इस वायर में वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, I²R T के बराबर, सही बात है नहीं है। जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर मान लो ये करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो प्रोड्यूस होने वाली हीट भी ज्यादा होगी। अगर हीट ज्यादा हुई और अगर हीट इतनी हो गई कि ये वाला जो आपका फ्यूज वायर है वो क्या हो गया, पिघल गया,
क्या हो गया, वो पिघल गया। तो पिघलने के बाद आपको ये लाइन कैसे दिखेगी, यहां से यहां तक ये फ्यूज जो था वो पिघल के नीचे गिर गया और लाइन हो गई यहां पे। सही बात है नहीं है? तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से ओपन सर्किट बन जाएगा। सही बात है नहीं है? ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो भाई जितना लंबा फ्यूज होगा उतनी लंबी डिस्टेंस होगी। सही बात है नहीं है? वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक, ये जो L है, ये L क्या दिखा रहा है कि आपका फ्यूज कितना लंबा है। सही बात है नहीं है? ओके, देखो ये चीज के बारे में ना मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुका हूं, ठीक है, जब मैंने कोरोना के बारे में बताया था, जब मैंने कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। सही बात है नहीं है? तो देखो क्या होगा, पहले ये लाइन है, ये शॉर्ट है, तो जितना वोल्टेज यहां होगा ना उतना ही वोल्टेज यहां पे है। सही बात है नहीं है? लेकिन अब ये हो गया है बेटा ब्रेक, ये आपका घर है तो ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, अर्थेड होगा, तो यहां पे वोल्टेज कितना है आपका 0 वोल्ट। यहां पे आपका कौन सा वोल्टेज है, जो लाइन पे वोल्टेज है। सही बात है नहीं है? मतलब इन दोनों में क्या आ जाएगा, एक वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा। मान लो कितना वोल्टेज आ गया बेटा, V वोल्टेज आ गया। सही बात है नहीं है? तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर V वोल्टेज आ जाए किसी डिस्टेंस के बीच में और अगर वो ज्यादा हाई हो तो बेटा क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिनोमेना मैं पहले भी बता चुका हूं और सर्किट ब्रेकर में बहुत अच्छे से फिर से आने वाला है। क्लियर है? तो क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अरे इनके बीच का जो मीडियम होगा वो आयोनाइज हो जाता है। सही बात है, जैसे कोरोना में हो रहा था, क्या हो जाता है, ये आयोनाइज हो जाता है और उस आयोनाइजेशन की वजह से थोड़ी बहुत क्या होती है, करंट का भी फ्लो होता है। सही बात है नहीं है? तो बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वोल्टेज ज्यादा हुआ तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो क्या यहां होने वाला आयोनाइजेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। अगर वो होने वाला आयोनाइजेशन, क्या हो रहा है आपका आयोनाइजेशन, अगर वो ज्यादा है किससे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एयर। देखो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहां पे, क्लियर है, ध्यान से सुनना। अगर आपका होने वाला क्या आयोनाइजेशन ज्यादा है किससे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी, एयर की। अरे भाई फ्यूज वायर पिघलेगा तो बीच में कौन आ जाएगा, हवा आएगी। तो अगर एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर ये ज्यादा हो गया तो इस मीडियम में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, आर्क का प्रोडक्शन हो जाएगा। किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, आर्क का। देखो इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। कब बात करेंगे, जब आपका पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर। क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेकर पूरा इसी फिनोमेना के ऊपर काम करता है। क्लियर है? ओके, तो बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या आप चाहते हो आपके घर में आर्क का प्रोडक्शन हो, बिल्कुल नहीं चाहते हैं भाई। क्या हम चाहते हैं कि आर्क का प्रोडक्शन हो, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि आर्क का प्रोडक्शन हो, मैं आर्क नहीं चाहता हूं। क्लियर है? अगर मैं आर्क नहीं चाहता हूं तो आर्क प्रोड्यूस कब हो रही है, जब आयोनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि आयोनाइजेशन मिनिमम हो, यही चाहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आयोनाइजेशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए भाई। अरे सही बात है। अगर इसको मुझे मिनिमम करना है तो क्या मिनिमम होना चाहिए, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो आयोनाइजेशन हो रहा था। सही बात है नहीं है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम करना है तो भाई घर में आने वाला वोल्टेज तो फिक्स आ रहा है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरे अगर इसको मिनिमम करना है तो आप लेंथ को बढ़ा दो ना। सही बात है नहीं है? अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। सही बात है नहीं है? तो यहां से एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है बेटा, क्या है कि जब फ्यूज वायर को डिजाइन किया जाता है ना तो उसकी लेंथ आप लोगों को कितनी रखनी है, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, या आप कह सकते हो किसके ऊपर डिसाइड होती है, वोल्टेज के ऊपर डिसाइड होती है। सही बात है नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर कौन डिसाइड करता है, तो बेटा ये डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, कि आप कितने वोल्टेज पे फ्यूज को क्या कर रहे हो, यूज में ले रहे हो। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है? ओके, दूसरा चीज फ्यूज वायर डिजाइन में, ओके ध्यान से समझते हुए चलना। ओके देखो भाई यार, यहां से करंट आई, ये करंट फ्लो हुई इसमें। सही बात है नहीं है? वेरी गुड। अब आप लोगों ने यहां पे फ्यूज का मटेरियल यूज में किया है। सही बात है। ये फ्यूज का जो मटेरियल है वो वर्क किस पे कर रहा है, हीट के ऊपर।
भाई अगर इसकी हीट ज्यादा हुई तो ये वायर को क्या कर देगा, पिघला देगा, सही बात है नहीं है? ओके, अब हीट ज्यादा कब होगी भाई, करंट की वैल्यू चेंज होगी, लोड चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, अगर हीट ज्यादा होगा तो ये आपका वायर क्या होगा, पिघल जाएगा, सही बात है नहीं है? तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जब अगर फॉल्ट आएगा तो आपका क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, सही बात है? अब ये करंट चेंज होगा तो मैं क्या चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, भाई आप ये चाहते हो कि आपका ये फ्यूज है ना ये पिघल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में लगे हुए टीवी, फेज, फैन, पंखा जो भी आपका है वो तो आपका सेफ बचा रहे, सही बात है नहीं है? तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि अगर फॉल्ट आए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कहां होके जानी चाहिए, फ्यूज वायर में होते हुए जानी चाहिए, सही बात है नहीं है? ताकि ये सिस्टम को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, सही बात है? तो फ्यूज वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है ना वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर करंट अच्छा होना चाहिए तो बेटा फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सही बात है नहीं है? तो ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। बेटा अगर कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ना तो रेजिस्टेंस का पता है, किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो सबको पता होता है, रो एल अपॉन ए, सब जो जानते हैं इसके बारे में तो क्लियर है, कितनी जगह पढ़ा होगा आप लोगों ने, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, हर जगह आता है ये तो, सही है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए, सही है? अब देखो भाई रो क्या है बेटा, ये तो रेजिस्टिविटी है आपकी, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है? किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, ये तो डिपेंड करेगी कि आपने कौन से मटेरियल का क्या बनाया है, फ्यूज बनाया है, सही बात है नहीं है? वेरी गुड। लेंथ क्या डिसाइड करेगा, तो लेंथ के बारे में मैं बता चुका हूं, कौन डिसाइड करेगा, वोल्टेज डिसाइड करेगा। आप क्या चाहते हो, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, तो मैं इसको कम बनाना चाहता हूं। अगर मैं इसे कम करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, सही बात है नहीं है? मतलब मुझे फ्यूज वायर जो है ना, देखो मोटा बनाया मैंने ऑलरेडी, क्लियर है? ये फ्यूज वायर मुझे कैसा बनाना पड़ेगा, मोटा बनाना पड़ेगा। मोटा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं रेजिस्टेंस कम हो, सही बात है नहीं है? अगर देखो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फटाक से करंट का फ्लो होगा, सही बात है नहीं है? करंट का फ्लो होगा तो वो अच्छे से क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, और अच्छे से हीट को प्रोड्यूस करेगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सही बात है नहीं है? तो अगर छोटा सा भी फॉल्ट आ गया ना, ओवरलोड की करंट गई तो करंट बढ़ी, हीट प्रोड्यूस हुआ, वायर पिघल गया और आपका घर सेफ बच गया, सही बात है नहीं है? तो दो चीजें हो गई, एक हो गया वायर की लंबाई, दूसरा हो गया वायर की मोटाई। ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबाई कोई डिसाइड करता है, तो लंबाई डिसाइड करता है बेटा वोल्टेज, सही बात है? और मोटाई कौन डिसाइड करता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन डिसाइड करता है, तो वो कौन डिसाइड करता है, करंट डिसाइड करता है, सही बात है नहीं है? तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों को बताया है, डिजाइन ऑफ फ्यूज वायर। ध्यान रखना, ये इसका पर्पस सिर्फ इतना ही था कि यहां पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, पहला होता है कि आपकी लेंथ कौन डिसाइड करता है, और दूसरा होता है कि आपका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन डिसाइड करता है, क्लियर है? तो लेंथ डिसाइड करेगा वोल्टेज, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन डिसाइड करेगा, करंट डिसाइड करेगा, क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके? और तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि वायर का क्या होना चाहिए बेटा, कंडक्टिविटी हाई होनी जरूरी है, क्लियर है? तो ये कुछ एक आध पॉइंट्स थे जो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में ही रखना है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ द वायर। देखो ये फिनोमेना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है? ये आपके आगे भी आएगा सर्किट ब्रेकर में, पूरा सर्किट ब्रेकर इसी फिनोमेना के ऊपर काम करेगा, तो मैं काफी ब्रॉडली तरीके से पढ़ेंगे हम इसको फिर से, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, हाँ, तो अब लोग हम आगे चलते हैं, ओके? सुनते हुए चलो बस, ओके? हाँ, अब ध्यान से सुनना भाई, देखो एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूज, ओके? सुनना भाई, सपोज दैट ये आपका लाइन है, और यहां पे जैसा मैंने वो डायग्राम बना रखा है, ये है क्या, आपका फ्यूज है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो अब ये तो आपको पता लगी गया कि इसकी लंबाई क्या होगी, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, तो वो डिसाइड होगा इनके ऊपर, ठीक है? अब क्या हुआ, ये मैंने जो फ्यूज बनाया है,
इस फ्यूज का फिनोमेना क्या होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे सपोज दैट यहां से एक आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा, तो ये आ गया आपका फ्यूज। अब भाई आप लोगों ने जो फ्यूज बनाया होगा वो किसी ना किसी मटेरियल का बनाया होगा, सही बात है नहीं है। जैसे आप लोगों ने सिल्वर का बना दिया, मान लो आप लोगों ने किसी अलॉय का बना दिया, टीन प्लस लीड को मिक्स करके बना दिया, सही बात है नहीं है। तो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, सही बात है नहीं है। अब जब मटेरियल का बना होगा तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा उसका, मेल्टिंग पॉइंट होगा। अरे भाई जब किसी, जैसे अपन लोगों ने मान लो लोहे को भी गर्म किया, मान लो लोहा है उसको भी गर्म किया अपन ने, तो तुम गर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो बेटा एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो लोहा पिघलना शुरू कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो मटेरियल कोई सा भी हो, मटेरियल का हमेशा एक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, कि अगर उसको इतनी हीट मिल जाए तो वो पिघलना शुरू कर देगा, सही बात है नहीं है। ओके, तो वो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या डिसाइड करेगा, तो वो ये डिसाइड करेगा कि हर एक फ्यूज वायर का क्या होता है, एक पैरामीटर होता है H। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीट लिमिटिंग फैक्टर। मतलब क्या है कि इतनी हीट तक अगर आपकी हीट जो है, यहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो इस H से कम है तो ये नहीं पिघलेगा, और अगर इसके द्वारा प्रोडक्शन होने वाली हीट अगर H से ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। तो देखो अगर यहां से आई करंट का फ्लो हुआ तो ये वायर जो होगा ना वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है अगर वो क्या है, कम है, किससे, इस H से, तो क्या आपका फ्यूज वायर पिघलेगा, क्या नहीं पिघलेगा, नॉट मेल्ट। सही बात है नहीं है, क्या ये पिघलेगा, अरे नहीं पिघलेगा। क्यों, क्योंकि प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम है ना भाई, सही बात है नहीं है। ओके, और हीट क्या होती है बेटा, तो बेटा हीट होती है I²RT, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यही होती है ना हीट, वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्शन होने वाली जो हीट है अगर वो ज्यादा हुई, किससे, इस H से अगर ज्यादा हो गई, तो क्या ये फ्यूज वायर पिघलना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सही बात है नहीं है। तो ये क्या हुआ, आपकी हीट है और ये क्या होती है बेटा, I²RT होती है। अगर ये बड़ी है किससे, H से, तो आपका सिस्टम क्या होना शुरू कर देगा, मेल्ट होना शुरू कर देगा। देखो अभी मेल्ट होना उसने शुरू किया है, क्लियर है। तो धीरे 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 पिघलना शुरू करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा पिघल जाएगा और वो कॉन्टेक्ट से क्या हो जाएगा, ऐसा बिहेवियर बना देगा। सही बात है नहीं है, पूरा पिघलने के बाद तो ऐसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो जब इसने पिघलना शुरू किया तो पिघलना शुरू करने से लेके जब तक वो पूरा पिघल जाता है उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है, तो क्या वही टाइम तो ये वाला T है, क्या इसी टाइम से तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। सही बात है नहीं है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इस T को निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, T इज ग्रेटर देन योर H डिवाइड बाय योर I²R, लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि माई T इज प्रोपोर्शनल टू योर 1/I²? बताओ कोई प्रॉब्लम है इस चीज में, सही बात है नहीं है। क्या लिख सकता हूं इसको ऐसा, क्लियर है पूरा। क्या ये जो मेरा T है, क्या ये मेरा वो टाइम है जब आपके फ्यूज ने पिघलना शुरू किया और तब तक वो आपका पूरा पिघल ना गया हो, क्या वही टाइम है ये आपका। सही बात है। तो इसी टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग टाइम। मतलब एक फ्यूज ने जब पिघलना शुरू किया और जब तक उसने उसको क्या बना दिया, ओपन सर्किट बना दिया, तब तक ही तो उसने ऑपरेट किया ना, है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं। क्लियर है नहीं है। अब देखो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझना जरूरी है। क्या है, देखो अगर आपकी फ्लो होने वाली करंट ज्यादा हुई तो आपका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। अगर आपकी करंट कम हुई तो आपके ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, बिल्कुल है ना, क्लियर है। इसीलिए बोला जाता है कि फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होती है। सही बात है नहीं है। अगर करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हुई तो उसको ऑपरेशन में बहुत कम टाइम लगेगा, फटाक से पिघल जाएगा।
क्लियर है, और सर्किट को ओपन सर्किट बना देगा, क्लियर है। लेकिन अगर बेटा फ्यूज की करंट की वैल्यू अगर कम है तो उसे पिघलने में टाइम लगेगा और उसका ऑपरेटिंग टाइम कैसा होगा, ज्यादा होने वाला है, क्लियर है नहीं है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रिवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, क्लियर है नहीं है। ओके, देखो अगर आप इसको ड्रॉ करो ना तो कैसे ड्रॉ करोगे, मैं करो भी बना के बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो देखना, देखो क्या है, ये आपका टाइम है और ये आपका आई स्क्वायर है। तो इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा, तो देखो ये तो हो गया आपका टी ऑपरेटिंग टाइम, ये हो गया आपका करंट, सही बात है नहीं है। तो ये कब पिघलना शुरू करता है, जब आपकी हीट इस एच से ज्यादा होगी, तो कोई फिक्स वैल्यू भी होगी करंट की कि उसके बाद में आपका हीट इससे ज्यादा हो रहा है, सही बात है नहीं है। तो उससे पहले तो पिघलेगा नहीं है, क्लियर है। तो सपोज दैट इतनी जब तक करंट थी, इतनी करंट तक तो ये पिघल नहीं रहा है। अगर करंट की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो आई स्क्वायर आर टी इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो एच से बड़ा हो जाएगा और ये मेल्ट करना क्या करेगा, शुरू करेगा, सही बात है नहीं है। ओके, तो फिर आपका सिस्टम का आएगा ऑपरेटिंग पॉइंट। देखो अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू घटेगी, बिल्कुल। तो कर्व कैसा बनता है, एग्जैक्ट ही बनाता हूं आपका, देखना। ओके, ड्राइंग तो वैसे ही अच्छी नहीं है मेरी, जानते हो आप लोग हैं। हाँ, तो ये कर्व बनेगा बेटा इस तरीके से, क्लियर है, दिख रहा है ना रिवर्स। देखो करंट अगर बढ़ रही है तो आपका टाइम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, सही बात है नहीं है। ओके, कौन सा कर्व है ये, बता सकते हो कौन सा कर्व है? कौन सा है ये, इसको बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है, इसका ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है, ये है आपका फ्यूज का फिनोमेना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो कौन सी होगी, रिवर्स टाइम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जिस लाइन के बारे में मैं बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाली है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। ओके, तो आपको ऑपरेटिंग फिनोमेना पता लग गया कि किस तरीके से ऑपरेट करता है आपका फ्यूज। ओके, हाँ, अब आगे की चीजें पढ़ते हैं। ओके, मैं हटा रहा हूं इसको। ओके, हाँ, एक चीज और सुन लेना यहाँ पे। ओके, ये जो करंट होता है इसको बोला जाता है पिकअप करंट, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा पिकअप करंट क्या होता है। ओके, अभी नहीं बता रहा हूं, आगे बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। ये पिकअप करंट कहलाती है, ठीक है। ओके, लिख लेना, हाँ, थोड़ी देर में बताऊंगा, रुको। ओके, अगला टॉपिक लिखना आप लोग। देखो लंबाई चौड़ाई समझ ली, कैसे वर्क करता है वो समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो समझ लिया, ठीक है। ओके, हाँ, अब अगला लिखना फ्यूजिंग, सॉरी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्यूज वायर, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग फिनोमेना में और भी ज्यादा समझाऊंगा, अभी तो नॉर्मल है जितना आप लोगों के लिए आता है, ठीक है। अभी थोड़ा डीपली और चलेंगे इसमें। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए भाई, पहली प्रॉपर्टी तो ये होना चाहिए कि वो अच्छे से करंट को फ्लो करा सके, सही बात है नहीं है। तो क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी मस्ट बी हाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें किसी को, सही बात है नहीं है। तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रजिस्टिविटी कम होना चाहिए, क्लियर है नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अरे अगर फॉल्ट आए, करंट आए तो क्या होना चाहिए, लाइन का वायर ना पिघले उससे पहले क्या पिघल जाना चाहिए, फ्यूज पिघल जाना चाहिए, सही बात है नहीं है। तो उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, सही बात है नहीं है। मतलब जब आप उसको यूज में लो तो वो आपका जल्दी से क्या हो जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए, सही बात है नहीं है। ओके, वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात देखो, ये तो है ना, किसी की भी प्रॉपर्टी लिखो ना तो एक वर्ड तो याद ही रख लो बस, इकोनॉमिक, ठीक है। अगर कभी भी कहीं ऑप्शन में हो तो ये तो लगाना ही लगाना है कि इकोनॉमिक होना चाहिए। अब मैं सिस्टम कुछ भी बनाऊं, ठीक है, सस्ता तो हम चाहते ही है कि सस्ता वो हो, ठीक है। ओके, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। अब देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी के बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, पूरा डिस्कशन दिया था मैंने इसका,
क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता था कि सिस्टम जो होना चाहिए वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू के ऊपर वर्क करना चाहिए। सही बात है। मतलब भाई आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर दिया ना कि भाई वायर की एच की वैल्यू क्या है, अभी अभी बताया मैंने, सही बात है नहीं है? अगर प्रोड्यूस होने वाली हीट जो होगी अगर वो इस एच से ज्यादा होगी तो ये पिघलना शुरू कर देगा। सही है। अब एच क्या होता है भाई? I2RT होता है ना, है? तो मतलब आपकी जो करंट है अगर इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो एच के फिनोमेना से, तो क्या इस आई की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो ना कि जैसे ही करंट की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तुरंत आपका फ्यूज क्या होना शुरू कर देगा? पिघलना शुरू कर देगा। सही बात है नहीं है? तो वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू के ऊपर क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए। सही बात है नहीं है? दूसरा चीज क्या होना चाहिए? अरे इसकी ओके इकोनॉमिकल मैंने लिखवाई दिया, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा हम लोग वायर यूज करते हैं जिसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ देखो ये तो प्रॉपर्टी होती है बेटा, है ना, ये 3 4 तो ओके। तो ये तो ध्यान रखना ही रखना। कभी क्या करता है, कभी कभी ओके वो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या पूछेगा डायरेक्ट? कि बताओ कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई ये बताओ कि फ्यूज वायर बनाने में कौन सा मटेरियल यूज में लिया जाता है। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। अब देखो अगेन ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात आ जाती है कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। कंडक्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होती है? चांदी की। सबसे अच्छी किसकी होती है? चांदी की। और सबसे खास बात यह है कि चांदी को पिघलाया भी जा सकता है। सही है। एल्यूमिनियम वगैरह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो सबसे बेस्ट मटेरियल तो इसके लिए क्या होता है? सिल्वर होता है। ठीक है, बट सिल्वर का बनाया नहीं जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? घरों में चांदी कहां से लाओगे, कितनी पिघलाओगे? महंगी है बहुत ज्यादा। सही बात है नहीं है? तो इसके लिए मटेरियल किसका बनाया? ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में अगर आपको देखो बुक्स में कहीं सिल्वर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आप लोगों को मिल जाए सिल्वर तो गलत नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये सही है। ओके, मैं बता दूंगा कहां पे यूज में होती है। तो सिल्वर भी सही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इकोनॉमिकल नहीं है ना भाई, है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत महंगा है। ठीक है, तो क्या यूज में लेते हैं? अलॉय यूज में लेते हैं बेटा। किस किस का अलॉय होता है? हाँ, किस किस का होता है? तो टिन होता है और क्या होता है? लेड होता है। सही है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनाते हैं जिसमें लेड होता है आपका 37% और ये होता है बेटा आपका कितना? 63%। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके एक मटेरियल बनाते हैं और वो मटेरियल हम किस में यूज में लेते हैं? फ्यूज वायर बनाने में यूज में लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, आपका घर है, सही है ना? अब घर में क्या लगे हुए हैं? देखो दो चीजें हैं, आप अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझो ना तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये घर है सपोज दैट आपका। अब ये घर पे आपका वोल्टेज आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 230 के आसपास आता है। सही है ना? हाँ, अब इस 230 पे ये लग रहा है, आप टीवी लगा है बेटा यहाँ पे, है, ये फैन भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और भी आपका हीटर वीटर जो भी लगे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सही है। अब देखो मान लो टीवी को मान लो 1 वोल्ट की जरूरत है, 2 वोल्ट की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती नहीं है इनको, काफी कम होती है। अगर आप लोगों ने मीटर वीटर देखा हो तो एक टीवी, फैन और 2-4 बल्ब यूज करने से महीने का बिल कितना आएगा? 200-300 के आसपास ही आता है। सही है। तो ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई पावर जो होती है ना वो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई विद करंट। अब देखो वोल्टेज पहले ही 230 है, मतलब इनको रिक्वायरमेंट चलाने के लिए जो करंट की जरूरत पड़ती है ना वो काफी कम होती है। आपके घरों में करंट जो आती है ना वो ज्यादा नहीं आती है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर बहुत कम करंट आती है। ठीक है, इंसान इसी से मर जाता है, लेकिन ध्यान रखना 3 एम्पियर करंट काफी डेंजर होती है इंसान के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इनको जो करंट की जरूरत पड़ती है ना ये काफी कम करंट चाहिए होता है इनको, क्योंकि वोल्टेज अच्छा खासा होता है तो पावर को क्या कर देता है? बता देता है कि हाँ भाई बराबर पावर पहुंच रही है सबके पास में। क्लियर है? काफी कम करंट होती है। तो यहाँ पे जो करंट होती है ना वो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली होती है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ये तो मैक्सिमम है, मतलब ठीक है 4-5 इतना तो मैक्सिमम होता है। तो क्या होता है हमारे घरों में जो फ्यूज वायर यूज होता है ना वो ये वाला यूज होता है अलॉय। क्यों? क्योंकि बेटा अलॉय वायर को यूज करते हैं जब करंट की वैल्यू कितनी हो? जब करंट की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर से कम हो। देखो इंपॉर्टेंट आ गया, मैंने बोला था आपको, सही बात है नहीं है? लेकिन क्वेश्चन वाले ने आप लोगों के क्या किया? चालाकी कर ली आपके साथ में। क्या बोला उसने? उसने ये नहीं बोला कि बताओ घरों में जो फ्यूज होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है, ये नहीं पूछा आपने। उसने क्या पूछ लिया? बताओ मुझे एक फ्यूज वायर बनाना है और मुझे उसे कितने यूज में करना है? मान लो 20 एम्पियर के लिए यूज करना है। सही बात है नहीं है? तो वो कौन से मटेरियल का बना होगा? तो फिर आप लोग फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि बेटा 10 एम्पियर से ज्यादा करंट के लिए जो फ्यूज बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? सिल्वर से बनाया जाता है। सही बात है कि नहीं है?
तो जो आपके जनरेटिंग स्टेशंस पे जो फ्यूज लगा हुआ होता है ना, वो किसका बनाते हैं? वो बनाते हैं सिल्वर का। लेकिन हमारे घरों में जो होता है ना, वो किसका बनाया होता है? अलॉय का बना होता है, जिसमें आपका टिन और लेड होता है। ये 37 होता है, ये कितना होता है? 63% होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को फंसाने के लिए पूछेगा, सही है ना, फंसाने के लिए पूछेगा, हैं? क्योंकि आपको पता होता है, हर बच्चे को पता होता है कि भाई अलॉय का यूज करते हैं, ठीक है, बट लिमिटेशन है बेटा, लिमिटेशन को समझो, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, लिमिटेशन को समझो, ठीक है। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, इतना क्लियर होगा, ओके, वेरी गुड। देखो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बातें और बताता हूं मैं आप लोगों को फ्यूज के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो इंपॉर्टेंट बातें ही करते हैं अपन तो, हैं? हाँ, ओके जी भाई, सुनिए। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा डीपली फिनोमिना है, ठीक है, फ्यूज का। समझना, अच्छे से समझोगे बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आएगी बात अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। अब नहीं समझोगे तो देखो प्रॉब्लम होगी, बड़ी सिंपल लगेगी आपको, है ना। हाँ, जो भी पढ़ेंगे बड़ा सिंपल लगेगा, बस थोड़ा समझना, ओके। तो ये है आपका एग्जैक्ट वर्किंग बिहेवियर, ठीक है, अंदर वाली बात। तो वर्किंग बिहेवियर ऑफ ए फ्यूज। अब मैं एग्जैक्ट बिहेवियर बता रहा हूं बेटा कि क्या वर्किंग फिनोमेना होता है, ठीक है। हाँ, समझना। देखो भाई, क्या हुआ सिस्टम में, क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि ये आपका फ्यूज वायर है इस तरीके से, है? ये है, इसमें यहां से करंट गई, बिल्कुल जा रही है भाई, जाएगी करंट। इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये फ्यूज का रेजिस्टेंस है। ये क्या है? आपकी लाइन है। अब सीधी सी बात है, लाइन की रेजिस्टेंस और अगर आपसे फ्यूज के रेजिस्टेंस में कंपैरिजन पूछ ले तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? भाई लाइन का ज्यादा होता है, फ्यूज का कम होता है। सही बात है ही नहीं है? क्योंकि फ्यूज आपका अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है, बिल्कुल सही बात है, ओके। अब देखो यहां से करंट गई बेटा, अब करंट गई तो इस करंट ना क्या हुआ, ये कब ऑपरेट करना शुरू करता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हीट की जो वैल्यू हो वो बड़ी हो जाए प्री डिटरमाइंड वैल्यू H से, तो ये पिघलना शुरू कर देता है। इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हम लोगों ने, सही बात है नहीं है? ओके। अब क्या हुआ है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हीट किसके बराबर है? इस H के बराबर है, सही बात है नहीं है? तो जब हीट की वैल्यू इस H के बराबर होती है ना, तो ये होगा हीट, क्या होगा आपका? I² RT होगा ना बेटा, यहां पे H होगा ना, तो यहां पे कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये करंट की वैल्यू क्या कहलाती है? सबसे पहले तो मैंने बोला था वहां पे आप लोगों का आएगा पिकअप करंट, सही बात है नहीं है? तो यही करंट की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? पिकअप करंट कहलाती है। ध्यान से समझ लेना, क्लियर है नहीं है? तो पिकअप करंट आपकी क्या होती है? तो पिकअप करंट बेटा आपकी वो वाली करंट होती है जिसपे आपका फ्यूज मेल्ट होना स्टार्ट होता है। क्लियर है नहीं है? क्या होना शुरू होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। वो करंट आपकी क्या कहलाती है? तो बेटा वो आपकी कहलाती है पिकअप करंट। सही बात है नहीं है? क्या कहलाती है आपकी? पिकअप करंट। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। ओके, कौन सी करंट क्या कहलाती है? ओके, हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना भाई। ओके, तो करंट की वैल्यू इससे ज्यादा अगर हुई तो वायर आपका पिघलना शुरू करेगा। ओके, ध्यान से सुनना भाई। यह है बेटा आपका सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। बात कर रहे हैं हम किसके ऊपर? करंट के ऊपर। ओके, बिल्कुल सही है भाई। ओके, अब सपोज दैट ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ये जो लाइन बनाई है, ये वो वाली बनाई है कि अगर इससे कम करंट रहेगी तो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे इससे ऊपर करंट जाएगी, सिस्टम क्या हो जाएगा? पिघलना शुरू करेगा। मतलब इसको मैंने बेस वैल्यू मान लिया, सही है ना? है, अब देखो करंट कैसी होती है प्रैक्टिकल लाइफ में? हमारे सिस्टम में करंट और वोल्टेज कैसा होता है बेटा? साइनोसॉइडल। देखना तो जरा। ओके, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, सही है? क्या हुआ, जैसे ही करंट इस वैल्यू से, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे? पिकअप वैल्यू से, ये वाला पॉइंट क्लियर है? जैसे ही करंट इससे ऊपर जाएगी, क्या शुरू हो गया? पिघलना शुरू हो गया। अब देखो दो चीजें हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब क्या ये पिघलना शुरू होगा तो क्या ये ओपन सर्किट हो जाएगा? क्या नहीं,
ये ओपन सर्किट तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरा नहीं पिघलेगा। जब ये पूरा पिघल के नीचे गिर जाएगा तो ओपन सर्किट होगा। सही है। अब अभी तक इसने जस्ट क्या किया है, पिघलना शुरू किया है। तो पिघलना शुरू किया है तो क्या बेटा इसके अंदर कंडक्शन नहीं हो रहा क्या? अरे बिल्कुल हो रहा है। सही बात है, नहीं है? इसने पिघलना शुरू किया, पिघलना शुरू किया, पिघलना शुरू किया। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे जाके ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। सही बात है, नहीं है? बिल्कुल। तो एक टाइम ऐसा आया जिसपे जाके ये बिल्कुल क्या हो गया, पिघल गया। अब बेटा अगर ये पिघल गया तो बिहेवियर हो जाएगा ऐसा, ओपन हो जाएगा। सही बात है, नहीं है? ये इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, लेंथ रहेगी, और यहां पे कुछ ना कुछ क्या रहने वाला है बेटा, वोल्टेज में डिफरेंस रहने वाला है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, आयोनाइजेशन होगा, और उसकी वजह से बेटा क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, आर्क का प्रोडक्शन होगा। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जब आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। समझ में आया? क्लियर है, नहीं है? तो देखो क्या इस आर्क की वजह से करंट नहीं जाएगा क्या? अरे बिल्कुल जाएगा भाई। आर्क क्या होता है, आयनाइजेशन मीडियम है, तो क्या करंट नहीं जाएगा? अरे बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्या होगा, अरे कंडक्शन से तो कम ही जाएगा। सही बात है, नहीं है? क्योंकि हाई वोल्टेज पे नहीं है बेटा, ये फ्यूज है, घर में है हमारे। क्लियर है? तो देखो आर्क प्रोड्यूस होता है। आपको पता है ना, जब फ्यूज जलता है तो एकदम से आवाज क्रिएट होती है, नॉइस है। वो नॉइस किसकी वजह से आती है बेटा, वो इसकी वजह से आती है, आर्क की वजह से। क्लियर है? पिघलने के बाद में एकदम से नॉइस क्रिएट करता है, तो वो ये आर्क क्रिएट करता है। ठीक है? अब देखो ये एक आर्क की वजह से करंट धीरे धीरे कम होगी, और होते 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 जाके क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। सही बात है, नहीं है? यहां पे जाके आपका आर्क खत्म, करंट खत्म, सिस्टम सेफ, और आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो चुका है बेटा, पिघल चुका है। सही बात है, नहीं है? तो आपका जो सिस्टम होता है ना, सर्किट ब्रेकर का बिहेवियर, वो बेटा दो पार्ट में बटा हुआ होता है। सही बात है, नहीं है? कौन कौन सा? तो पहला वाला टाइम तो है ये, और एक टाइम है आपके सिस्टम का यहां से लेके यहां वाला। तो सपोज दैट ये है आपका T1 बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं T2। सही बात है, नहीं है? तो ये कौन सा टाइम है, समझना, ये वो वाला टाइम है जब आपका सिस्टम जो है, फ्यूज है, वो पिघल रहा है, बट अभी तक पूरा नहीं पिघला है, मतलब ओपन सर्किट नहीं हुआ है। सही बात है, नहीं है? तो ये कौन सा टाइम होता है, तो बेटा इसको बोलते हैं, अभी तक आर्क नहीं है, कंडक्शन है, सिर्फ फ्यूज क्या कर रहा है, पिघल रहा है। सही बात है, नहीं है? तो ये कौन सा है, तो बेटा ये टाइम जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्री आर्किंग। कौन सा होता है, प्री आर्किंग टाइम, मतलब आर्क प्रोड्यूस होने से पहले का टाइम। मतलब फ्यूज पिघल रहा है, ऑपरेट तो कर रहा है, काम तो कर रहा है फ्यूज। सही बात है, नहीं है? लेकिन अभी आर्क नहीं हुआ है। आर्क क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक सिस्टम आपका ओपन सर्किट नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं पिघला है, वो अभी तो कनेक्ट में है। क्लियर है? इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, इस पॉइंट पे जाके आपका फ्यूज वायर पूरा पिघल गया, जमीन पे गिर गया, तो सिस्टम में क्या बन गया आपका, ओपन सर्किट। क्या बन गया? तो ओपन सर्किट बनेगा तो क्या आएगा बेटा, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप, तो इसको बोलते हैं हम आर्किंग टाइम। सही बात है, नहीं है? तो आर्किंग टाइम में क्या हो रहा है, आर्क प्रोड्यूस भी हो रहा है, और आर्क धीरे धीरे जाके क्या हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। क्लियर है, नहीं है? तो इसमें क्या होता है बेटा, आपका आर्किंग भी होता है, और आर्क का क्या होता है, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब होता है खत्म करना। सही बात है, नहीं है? तो इसमें दोनों ही हो रहा है, आर्क प्रोड्यूस भी हो रहा है, और आर्क क्या हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। यहां से यहां तक आर्क धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और यहां पे जाके आर्क आपका क्या हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। सही बात है, नहीं है? तो बेटा अगर इस टाइम को और इस टाइम को मैं दोनों को जोड़ दूं, मैंने बोला मेरा T जो है वो आपका क्या है, तो वो है आपका T1 प्लस T2। तो आप सोचो ना यार, फ्यूज ने यहां से पिघलना शुरू किया था, और यहां पे जाके उसने करंट को बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बेटा ये टाइम कहलाता है आपका क्या, ऑपरेटिंग टाइम। क्या कहलाता है ये आपका, ऑपरेटिंग टाइम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्या कहलाता है आपका, ऑपरेटिंग टाइम। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग टाइम कौन कौन से टाइम का समय है, तो ऑपरेटिंग टाइम में कौन कौन सा टाइम इंक्लूड होता है, तो एक टाइम इंक्लूड होता है प्री आर्किंग टाइम, एक टाइम इंक्लूड होता है आपका आर्किंग टाइम। क्लियर है, नहीं है? प्री आर्किंग टाइम में क्या होता है, तो प्री आर्किंग टाइम में आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो फ्यूज वायर होता है, वो क्या करता है, मेल्ट करता है। क्या करता है, वो मेल्ट करता है। और आर्किंग टाइम में आपका जो फ्यूज वायर होता है वो
पूरा क्या हो चुका होता है, मेल्ट हो चुका होता है, और वो आपका सिस्टम क्या बनाता है, ओपन सर्किट बना देता है। सही बात है नहीं है? तो बेटा जब ओपन सर्किट होगा तभी आर्क आएगी, जब तक ओपन सर्किट नहीं होगा कंडक्शन होगा ना भाई, फिर क्लियर है नहीं है? तो आर्क क्यों आएगी? सही बात है नहीं है? तो जब तक ओपन सर्किट नहीं होगा आर्क नहीं आएगी, कंडक्शन होगा, क्लियर है? और जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो आर्क का प्रोडक्शन होगा, क्लियर है नहीं है? तो सबको क्लियर होगा आई थिंक, ओके। तो ये आपके सिस्टम का फिनोमिना है। एक्चुअल में आपका फ्यूज जो होता है वो बेटा इस तरीके से आपका क्या करता है, वर्क करता है। सही बात है नहीं है? ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्यूज का फिनोमिना हो गया। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है? और सबकी जो बातें हैं वो आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगी, ओके। अब देखो, अब कुछ स्पेसिफाइक और बता देता हूं मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, ओके। एडिशनल, यू नो दैट एडिशनल चीजें जो होती है वो इंपॉर्टेंट ही होती है, हाँ, ओके। तो सुनिए भाई जरा, पहली बात किसके बारे में, फ्यूज के बारे में, ठीक है? हाँ, एक काम करो, पहले इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम, सही है? हाँ, तो फ्यूज वायर के एडवांटेज क्या क्या है, ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अरे यार करना कुछ नहीं है, लाइन के बीच में एक वायर बांध दो, यही काम करना है, सही बात है नहीं है? ओके। तो सबसे बड़ी चीज तो क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चीपेस्ट है, ओके। एंड दूसरा सिंपलेस्ट, चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, क्लियर है? ओके, ये प्रोटेक्शन की सबसे सस्ती और सबसे सिंपल फॉर्म है, सही बात है नहीं है? दूसरी, क्लियर है नहीं है? इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अगर करंट ज्यादा हुई, हीट ज्यादा प्रोड्यूस किया तो ये तुरंत पिघल जाएगा, सही बात है नहीं है? तो इसको किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, क्लियर है? किसी के बिहेवियर की जरूरत नहीं है, ये क्या करता है, ये खुद से ऑपरेट करता है। तो ये होता है आपका सेल्फ ऑपरेटेड, क्लियर है नहीं है? जैसे ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई चुपचाप पिघल जाएगा, किसी के सिग्नल की इंतजार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा सर्किट ब्रेकर है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, पहले रिले के सिग्नल का इंतजार करेगा, रिले बोलेगा कि ओपन कर दे तो वो ओपन करेगा, सही बात है नहीं है? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें करंट ज्यादा हुई पिघल जाएगा, ऑपरेट करेगा, सेल्फ ऑपरेटेड है, सही बात है नहीं है? ओके, सिंपल है, चीप है, सही बात है नहीं है? सेल्फ ऑपरेटेड सिस्टम है, क्लियर है? तो ये इसके क्या है, एक तरीके से एडवांटेज के रूप में आते हैं, क्लियर है नहीं है? देखो, फ्यूज का एक ही डिसएडवांटेज है, ओके, फ्यूज का एक ही डिसएडवांटेज है, क्या है? तो फ्यूज का एक डिसएडवांटेज बेटा ये है, दैट इज कॉल्ड योर रिप्लेसमेंट। क्या मतलब है, अरे भाई अगर वायर एक बार तुमने यूज में कर लिया, वो पिघल गया, तो फिर अगली बार वापस से बनाने के लिए दूसरा फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, सही बात है नहीं है? तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है कि उसमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, सही बात है कि नहीं है? दूसरी चीज क्या है, एक और चीज है इसका डिसएडवांटेज, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है, इसको ये मतलब नहीं है कि करंट आपका फॉल्टी है या किसी फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है, क्लियर है? अगर इसमें तो हाई करंट मिली, आपके सिस्टम में फॉल्ट आया, तो ये आपके सिस्टम को क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, और फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों जो है ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है, और ये इसके क्या है, एडवांटेज है, क्लियर है नहीं है? इन डिसएडवांटेजों को खत्म करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर रिले पढ़ेंगे, क्लियर है? ओके, तो ये डिसएडवांटेज को हम रिले में खत्म करेंगे, डोंट वरी, ओके। हाँ, इसके अलावा दो, देखो अब आपका फ्यूज तो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है, पर इसके अलावा क्या है, दो चीजें और है ना, जिनके ऊपर कभी कभी वो आप लोगों से ऐसे ही पूछ लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? जिसमें एक को बोलते हैं फ्यूज लो, क्या बोला जाता है, फ्यूज लो, क्लियर है? पता है इसके बारे में बेटा? ये होता है आपका I = K D की पावर 3/2, ये K तो कांस्टेंट है, D जो है ये है आपका डायामीटर ऑफ द फ्यूज वायर, ओके, और I तो करंट है ही, सही बात है नहीं है? तो फॉर्मूला याद रखना, क्लियर है? कभी कभी इस फॉर्मूले के बारे में डायरेक्ट पूछ लेता है कि फ्यूज वायर क्या है, क्लियर है? और वो डायमीटर के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, ओके। हाँ, और प्रिंस बता फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये बोल रहा था ना एक दिन, क्या होता है फ्यूजिंग फैक्टर?
ओके, हाँ देख लो, तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, तो ये होता है आपका फॉल्ट करंट डिवाइड बाय ओवर पिकअप करंट, ठीक है। ये इसको पिकअप करंट को फ्यूजिंग करंट भी बोलते हैं, क्लियर है, जिसपे वो आपका फ्यूज होना शुरू हो जाता है, मतलब डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, क्लियर है, तो इसको डिफ्यूजिंग करंट भी बोलते हैं। तो देखो पिकअप करंट कौन सी करंट थी, जिसपे वो पिघलना शुरू कर देता है, वही थी ना पिकअप करंट। अब फोल्ट अगर आएगा और फोल्ट पे अगर आपका जो आपका फ्यूज है अगर वो ऑपरेट करेगा, तो भाई एक बात बताओ ना, अगर फोल्ट करंट फ्यूजिंग करंट से ज्यादा होगी तभी तो आपका जो फ्यूज है वो पिघलना शुरू करेगा। अगर फ्यूजिंग करंट से फोल्ट करंट कम हुई तो क्या फ्यूज पिघलना शुरू करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फ्यूजिंग करंट या आपका जो ये पिकअप करंट है, इसको फ्यूजिंग करंट भी बोलते हैं, ये पिकअप करंट है, ये तो आपकी करंट की वो मिनिमम वैल्यू है जिस पे फ्यूज पिघलना शुरू करता है। अगर फ्यूज को पिघलाना है ना तो उसमें फ्लो होने वाली करंट कम से कम कितनी होनी चाहिए, फ्यूजिंग करंट से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब पिकअप करंट से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। सही बात है नहीं है, अरे बिल्कुल करेक्ट है, ओके, इसको फ्यूजिंग करंट भी बोलते हैं, ओके। तो वो कैसी होनी चाहिए, कम से कम फ्यूजिंग करंट से तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए ना भाई, सही बात है नहीं है। अगर मान लो फॉल्ट आ गया और फॉल्ट की वजह से जो करंट जा रही है ना वो सपोज दैट आपकी पिकअप करंट से कम है, तो पिकअप करंट से कम है तो क्या बताओ फ्यूज पिघलेगा क्या, फ्यूज पिघलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूज पिघलने के लिए मिनिमम इतनी करंट चाहिए, सही बात है नहीं है। तो क्या फॉल्ट करंट की वैल्यू तो हमेशा ज्यादा ही होगी ना यार, किससे, पिकअप करंट से, या किससे, फ्यूजिंग करंट से, सही बात है नहीं है। तो यहां से बस इतना याद रखना कि फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। क्लियर है नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। तो ये क्या है आपका, जब फॉल्ट आएगा तो कितनी करंट जा रही है, और ये कौन सी करंट है कि मिनिमम करंट दैट रिक्वायर्ड है टू डिफ्यूज और मेल्ट द वायर ऑफ फ्यूज। क्लियर है नहीं है कि आपके फ्यूज वायर को पिघलाने के लिए मिनिमम कितनी करंट की जरूरत है, और जो करंट की जरूरत होती है वो क्या होता है बेटा, आपका पिकअप करंट होता है। क्लियर है, ओके। अब सुनो, ये आपका फ्यूज कंप्लीट हो चुका है, ओके। हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, हाँ? तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ओके। फ्यूज जो होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं, जैसे किटकैट फ्यूज भी होता है, लिक्विड फ्यूज भी होता है, ओके। तो 4-5 तरह के फ्यूज होते हैं, ठीक है। वो टाइप्स जो है वो आप लोगों के नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों के सिर्फ ये आता है कि ये फ्यूज का फिनोमिना सारा जितना मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना पढ़ लेना, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ओके। दूसरा एक वर्ड और पूछता है आपसे, दैट इज योर HRC फ्यूज। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रहना चाहिए आपको, क्या बोलते हैं इसको, हाई रप्चिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, हाई रप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्लियर है, हाँ। तो बस ये नाम इसका याद रहना चाहिए आपको, हाई रप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसा बना हुआ होता है, देख लो, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे कांच का बना हुआ होता है ये, ठीक है, ओके। ओके, ऐसा दिखता है ये आपको देखने में, ऐसा, यहाँ पे ये होता है वायर, ठीक है, और ये होती है आपकी लाइन, ठीक है। तो लाइन के तो सीरीज में लगाते ही हैं, आप लोग जानते ही हो, हैं, अभी तो बताया जाए था पूरा, ओके। और ये होता है आपका ग्लास होता है, ठीक है, ये कैप होती है दोनों तरफ, ठीक है, जिससे दोनों तरफ से बंद होता है, ठीक है, ओके। किसकी बनी होती है, ब्रॉन्ज की बनी होती है दोनों कैप, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज की कैप बनी हुई होती है, ओके। ध्यान से सुनना कैसा बिहेवियर होता है, तो देखो इसका वर्किंग फिनोमिना कैसे वर्क करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सही बात है नहीं है। तो सारे के सारा वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये भी एक फ्यूज ही है,
तो कैरेक्टरिस्टिक वही इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है, सही बात है नहीं है? वही फर्किंग फिनोमेना क्या होगा, करंट ज्यादा होगी तो वायर पिघल जाएगा, सही बात है नहीं है? सब कुछ वही होने वाला है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या करते हैं, तो एक चीज और होती है इसमें क्या होता है, ये अंदर जो होता है ना, यहां पे भरा होता है पाउडर। क्या भरा होता है? पाउडर। ओके, तो ये पाउडर जो होता है ये होता है पोप का। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये। पोप का क्या मतलब होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना। यहां पे जैसे ही करंट बढ़ेगी, काम वही है, यहां पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये जो वायर है, जो ये बीच का जो आप लोगों ने बनाया, ये जो वायर होता है, ये होता है आपका फ्यूज वायर। क्या होता है ये आपका? फ्यूज वायर। जैसे ही करंट ज्यादा जाएगी, ये वायर पिघलेगा, और पिघलेगा ये क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट बन जाएगा। कहानी वही होने वाली है जो पहले की होने वाली है, सही बात है कि नहीं है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसकी क्या है, ये एचआरसी फ्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो, एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि फ्यूज जब ऑपरेट करता है, जब हीट की वैल्यू आपकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, यही कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी। अब देखो हीट क्या है, अब बेटा हीट तो I²RT ही होता है ना, तो ये ज्यादा होना चाहिए H से। तो ये आपको पता था कि ऑपरेटिंग टाइम जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, I²R। अभी किया था हम लोगों ने, सही बात है? तो T जो होता है ऑपरेटिंग टाइम, वो प्रोपोर्शनल होता है किसका? 1/I² के प्रोपोर्शनल होता है भाई, सही है? मतलब अगर करंट ज्यादा जाएगी ना तो फटाक से पिघल जाना है, अगर करंट कम होगी तो उसको पिघलने में टाइम लगने वाला है, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। ये किसका बिहेवियर होता है? फ्यूज का बिहेवियर होता है, क्लियर है? देखो, हाई रप्चिंग के पास में एक एडिशनल एडवांटेज होता है। वो एडिशनल एडवांटेज क्या होता है? तो बेटा जब इसमें करंट जाती है ना, तो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए पिघलता नहीं है, उसके बाद में पिघलता है, क्लियर है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो एक फ्यूज का डिसएडवांटेज था, अगर आपको याद हो तो, कि वो है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा था कि कौन सी करंट फ्लक्चुएशन वाली है और कौन सी करंट आपकी फॉल्ट वाली है। अब ये आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि फ्लक्चुएशन करंट जो होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो होती है, जबकि फॉल्ट करंट तो लंबे टाइम के लिए चलती है कि नहीं चलती है? सही है? तो अगर आप लोगों का करंट गया और एकदम से फ्लक्चुएशन आया और अगर फ्यूज पिघल गया, तो मतलब वो तो फॉल्ट था ही नहीं, आपके इक्विपमेंट्स खराब ही नहीं होते उसमें, तो सही बात है नहीं है? लेकिन फ्यूज तो पिघल चुका है, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, सही बात है नहीं है? तो इसकी एडिशनल एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपका बहुत हल्के से टाइम के लिए अगर हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होती है ना, तो ये उसको सहन कर जाता है, ये आपके सिस्टम में फ्लो नहीं होने देता है, सही बात है नहीं है? तो ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। इसकी क्या है? रप्चिंग कैपेसिटी। क्या होती है रप्चिंग कैपेसिटी? तो क्या करता है कि अगर आपकी करंट जो है, अगर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ्लो होती है, तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है और क्या करता है? फ्यूज वायर को पिघलने नहीं देता है। लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम के लिए फ्लो होती है तो क्या होता है? तो ज्यादा टाइम के लिए फ्लो होती है तो ये क्या करता है? उसको पिघला देता है, सही बात है नहीं है? क्लियर है? तो अगर फॉल्ट करंट, क्या बिहेवियर हुआ इसका? ये इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। क्या हुआ कि अगर आपकी आने वाली फॉल्ट करंट जो है ना बेटा, अगर वो फॉल्ट करंट ज्यादा समय के लिए प्रोवाइड हुई, क्लियर है, अगर उसका टाइम कैसा है? हाई है, सही बात है नहीं है? तो ये पिघल जाएगा, क्लियर है नहीं है? क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, वो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा वो कैसा होगा? लो होगा। कैसा होगा? लो होगा, क्लियर है नहीं है? लेकिन अगर आपकी जो फॉल्ट करंट है, क्लियर है नहीं है, अगर वो फ्लो हो रही है कितने टाइम के लिए? थोड़े कम टाइम के लिए फ्लो हो रही है, सही है? तो ये क्या, ये मेल्ट होगा? क्या नहीं होगा। मतलब ये अपने रेजिस्टेंस को क्या बना देगा? हाई बना देगा, सही बात है कि नहीं है? तो यही प्रॉपर्टी इसकी अदर फ्यूजेज से इसको क्या करती है? अलग बनाती है। समझ में आई बात है? समझे? ओके, तो ये प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी सी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो इसका कौन कौन सा मेटल एलिमेंट जो है वो किस किस काम में आता है वो मैं बता देता हूं, ठीक हो? देखो, ये जो ग्लास है ये क्यों है? तो सबसे पहले तो इसमें अंदर जो भरा होता है पाउडर होता है। पाउडर किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्यों भरते हैं? रीजन सुनो भाई। जब मान लो फॉल्ट आया, ये फ्यूज वायर पिघला, सही है? तो एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, दोनों के बीच में वोल्टेज में डिफरेंस, वही आपका वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आर्क का प्रोड्यूस होगा, सही बात है कि नहीं है? क्या आप चाहते हो आपके सिस्टम में आर्क हो? नहीं भाई, मैं तो ये चाहता हूं ना आर्क ना हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सही बात है नहीं है? तो हम क्या बनाना चाहते हैं? यहां पे ऐसा मीडियम बनाना चाहते हैं जो इस आर्क को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे,
सही बात है नहीं है? मतलब आर्क जल्दी से जल्दी खत्म करोगे तो भाई आर्क का मतलब भी है कंडक्शन, आर्क की वजह से भी करंट जाती है, सही बात है नहीं है? तो यहां ऐसा मटेरियल यूज करो ना जो क्या करे, जो ये करे कि यहां पे हाईली रेजिस्टेंस का मीडियम बना दे, सही बात है नहीं है? तो क्या यूज करते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, जैसे यहां आर्क प्रोड्यूस होती है इन दोनों के बीच में ये आ जाता है और आर्क को फटाफट क्या कर देता है, खत्म कर देता है, सही बात है नहीं है? तो ये इसका क्या हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज, ये बाहर ये ग्लास क्यों बनाते हैं? अरे यार सीधी सी बात है, अंदर पाउडर भरा है कि नहीं भरा है? तो पाउडर इन्वायरमेंटल से मॉइस्चराइज को ऑब्जर्व नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा ना। हाँ, तो आप क्या चाहते हो, ये ऑब्जर्व हो जाए? अरे अगर वो ऑब्जर्वेशन कर लेगा तो पानी की वजह से तो कंडक्शन बढ़ जाता है, जानते हो आप लोग, सही है? तो आर्क को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। क्लियर है नहीं है? तो इसको इन्वायरमेंटल से क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन भी देना है कि नहीं देना है? क्लियर है? तो कौन देगा? ग्लास देगा, सही बात है नहीं है? इधर दोनों तरफ क्या होता है, आपका केप होता है। क्लियर है? अब देखो, जो उसकी एक प्रॉपर्टी थी ना डिस्क्रिमिनेशन की, वो प्रॉपर्टी को ये खत्म कर देता है, जो डिसएडवांटेज था। क्लियर है नहीं है? अब यहां पे फ्यूज का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज बचा है, वो क्या है कि अगर फॉल्ट करंट आया तो ये वायर पिघल जाना है, तो ये खराब हो जाना है, फिर दो यूज करोगे तो आपको नया फ्यूज लगाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है? तो ये इसका एक ही क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। क्लियर है नहीं है? एवरी पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया है, ओके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और हर एक पॉइंट के बारे में आपको रीजन सहित पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट मैंने क्यों लिखवा रहा हूं और उसका रीजन क्या है। क्लियर है? तो हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप बाद में भी पूछ लेना, ठीक है? और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, हाँ, तो ये आपका HRC फ्यूज भी कंप्लीट हो गया है बेटा। ओके।